दोस्तों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप देख रहे हैं रेडियो केजीएम में गूंज। दोस्तों, एक बात बताइए, हम सांस क्यों लेते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, इसलिए सांस लेते हैं। पर आम तौर पर हम सांस इसलिए लेते हैं ताकि हम जी सकें, अपने लिए, अपनों के लिए और अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए। और दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और ख़ासकर अपनी फेफड़ों की सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज के दिन यानी कि 1 अगस्त के दिन मनाते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और वर्ल्ड लंग कैंसर डे पर हम आ चुके हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में केजीएमयू के, और हम चलते हैं और हम बहुत ही खास इंसान से बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे और इसी के सिलसिले में हम आ चुके हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी सर के पास, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद अक्षता जी। सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो आपको अच्छे तरीके से जान सके। देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है, जैसा अभी बताया गया। मैं विभागाध्यक्ष हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का मतलब होता है फेफड़े की मेडिसिन, लंग की मेडिसिन, यानी जो आप सांस लेते हैं और जो सांस ऑक्सीजन सप्लाई होती है पूरे बॉडी में उसकी। और ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं 122 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है जो कि अब यूनिवर्सिटी कहलाता है। और रेडियो गूंज इसका एक बहुत पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम है जो कि आप सुन सकते हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये आप समझ लीजिए कि पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका ये रेडियो अपना एक कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप इसके लिसनर हैं, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की रेडियो गूंज की टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी बीमारियों के प्रति अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम को चला रखा है। सर, हम आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे मना रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि लंग कैंसर होता क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और एक ऐसी बीमारी है जो चिकित्सकों के लिए भी और समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि मेडिकल साइंस ने एडवांस की है, लेकिन फिर भी जो कैंसर है उसमें से सबसे खराब जो 3-4 कैंसर होते हैं, सबसे जो जिनकी मॉर्टेलिटी ज्यादा है, जिनको भयानक और सीरियस माना जाता है, फेफड़े का कैंसर यानी लंग कैंसर उनमें से एक माना जाता है। और इसीलिए हर साल यानी कि 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व लंग कैंसर अवेयरनेस डे। अब ये लंग कैंसर होता क्या है? जैसे आपको मालूम है कि कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड proliferation of cells. So abnormal and uncontrolled proliferation of body cells of any part of the body is called cancer. इसी तरह फेफड़े में भी जब उनकी सेल्स में कोई अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन यानी उनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है, तो ये ट्यूमर के रूप में, गांठ के रूप में, फिर कभी खांसी के रूप में, खांसी में खून के रूप में, वजन कम होना, भूख कम होना, ये चलने में सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ये सब लक्षण खास तौर पर अगर कोई 40 या 40 साल से ऊपर है, बहुत लंबे समय तक धूम्रपान करता रहा है, या पैसिव स्मोकिंग हुई है, या उसका जो लाइफ स्टाइल है बहुत खराब रहा है, जिसने डाइट अच्छी नहीं ली है, यानी जो हमारी संतुलित जो हमारी भोजन शैली है उसको पालन नहीं किया है, तनाव में ज़्यादा रहा है, जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत, दिनचर्या बहुत खराब है, जिसने फास्ट फूड और ऐसी डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल किया है जो कि कार्सिनोजेन डाइट कहलाती हैं, ऐसी जगह पे काम किया है जहाँ पर धूल, धुआं, गर्दा चिमनी का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, या कोई ऐसा व्यवसाय, हमारे देश प्रदेश में तो ऐसे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें से गर्दा, धूल और बहुत निकलता है। तो उन सबसे क्या होता है कि हम सांस के साथ ऐसी चीज़ों को इनहेल करते रहते हैं। हमें मालूम है बिना सांस के हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमारे जीवन की शुरुआत पहली सांस से होती है, हमारे जीवन का अंत अंतिम सांस से होता है, और ये सांसें आपकी चलाता कौन है? एक जोड़ी फेफड़ा। और हमें दिन भर में 500 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम जिंदा रहते हैं। अब अगर सांस के साथ कोई धुआं, जैसे मैंने कहा बीड़ी सिगरेट का हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग भी हो सकती है, या कोई और धुआं अगर ये फेफड़े में बराबर जाता रहता है, तो एक रिपीटेड इंजरी होती है फेफड़े के अंदर, और इस रिपीटेड इंजरी के कारण डेवलप होता है लंग कैंसर, और यानी कि फेफड़े का कैंसर।
और सबसे पहले मरीज को हो सकता है केवल खांसी आए, फिर हो सकता है कि खांसी में खून आए, भूख कम लगने लगती है, भूख कम लगेगी तो खाना कम होगा, खाना कम होगा तो वजन कम होगा, या जहाँ पर ट्यूमर है, मान लीजिए इस बाएं फेफड़े में यहाँ ट्यूमर आ गया है तो यहाँ सीने में दर्द होगा, यहाँ कभी कभी फेफड़े में पानी भर जाएगा तो एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में पानी दिख सकता है फेफड़े के अंदर, या कभी कभी एकदम अचानक फेफड़े का कैंसर फैल जाता है तो यहाँ पर गांठ आ सकती है, यहाँ पर गांठ आ सकती है, शरीर के अन्य हिस्से में गांठें आ सकती हैं। अगर ये ब्रेन में फैल गया तो सिर में दर्द और उल्टी भी हो सकती है, अगर ये रीढ़ की हड्डी में फैल गया तो पीछे दर्द हो सकता है। तो फेफड़े का कैंसर ऐसा है जो काफ़ी घातक कैंसर होता है। और मैं आपको बताऊं कि ये ज़्यादा फैलता क्यों है। बहुत लोग श्रोता होंगे कि अरे डॉक्टर सूर्यकांत तो कह रहे हैं यहाँ फैल जाएगा, वहाँ फैल जाएगा, ऐसी क्या इसमें वो है। तो ऐसी इसमें ये है कि पूरे शरीर में, हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त होता है और इस रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, वो फेफड़े के अंदर ही होता है। जब पूरे शरीर में रक्त जाता है तो शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सम्मिलित हो जाती है, तब वो अशुद्ध रक्त हो जाता है और फेफड़े के अंदर आता है तो फेफड़ा उसको ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इस तरह वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त करता है और दिन भर में 10,000 लीटर ब्लड फ्लो, हमने कहा ना 5 लीटर हमारे पास ब्लड है और ये बराबर घूमता रहता है हार्ट से लंग के बीच में, लंग से बॉडी के बीच में। तो ये 10,000 लीटर का शुद्धिकरण पूरे 24 घंटे में फेफड़े करता है। तो 10,000 लीटर 24 घंटे में फेफड़ा शरीर के विभिन्न अंशों में रक्त को पहुंचाता भी है। तो इसके अगर कुछ भी कैंसर सेल्स उसमें ब्लड में आ गई तो ब्लड सर्कुलेशन जहां जहां आएगा वो कैंसर सेल वहां पे डिपॉजिट आ जाएंगे। अगर ब्लड ब्रेन में गया तो ब्रेन की मेटास्टेसिस हो गई, यानी ब्रेन में कैंसर फैल गया फेफड़े का। अगर लिवर में गया तो लिवर की मेटास्टेसिस हो गई। अगर हड्डी में गया तो हड्डी की हो गई, किडनी में गया तो किडनी की हो गई, गांठ में गया तो गांठ की हो गई। और एक फेफड़े में मान लो कैंसर है तो दूसरे कैंसर में भी इसी रक्त संचरण से या डायरेक्ट उससे भी फैल सकता है। तो दोस्तों हमने सवाल पूछा था कि लंग कैंसर क्या होता है और सर ने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो अभी सर आपने बता दिया कि इसके लक्षण क्या है, ये किस तरीके से होता है और ये कितने तरीके का होता है ये भी बता दिया आपने। तो अभी हम ये जान, कितने तरीके का होता है ये नहीं बताया मैंने। आपने बताया ना कि हड्डी में हो जाता है तो वो अलग तरीके। अच्छा ठीक है, ठीक है, कैंसर के भी कई प्रकार, ठीक है सर। मैंने बताया कैसे कैसे फैलता है और कहाँ कहाँ फैल सकता है। अच्छा ठीक है, तो सर आप ये बता दीजिए कि कितने तरीके का हो सकता है। अक्षता जी, ऐसा है कि मुख्यतः ये 2 तरह का होता है। इसको स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल, पहले 2 में हम विभाजित करते हैं। तो स्मॉल सेल वाला और भी ज्यादा खतरनाक है नॉन स्मॉल सेल के बनस्पत। अब नॉन स्मॉल सेल में जो ज्यादा स्मोकर होते हैं उनके जो कैंसर होता है वो, उसमें भी 2-3 वैरायटी है। स्क्वेमस सेल उनको ज्यादा होता है। हमारी जो फीमेल हैं जो कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं उनको भी फेफड़े का कैंसर ज्यादा होता है, लेकिन उनको एडेनोकार्सिनोमा ज्यादा होता है। और फिर जो है वो लार्ज सेल कार्सिनोमा या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का भी कैंसर हो सकता है। अगर इन सब हम वैराइटीज की बात करें तो सबसे खतरनाक है स्मॉल सेल और उससे फिर ज़्यादा खतरनाक है वो स्क्वेमस सेल। फिर थोड़े कम खतरनाक में आते हैं वो लार्ज सेल और एडेनोकार्सिनोमा आते हैं। एडेनोकार्सिनोमा है तो माना जाता है कि थोड़ा रिलेटिवली अच्छा है। वैसे तो फेफड़े का कैंसर ओवरऑल ही बहुत खराब स्थिति है, लेकिन फिर भी ये जो वैरायटी मैंने बताई उसमें सबसे खराब स्मॉल सेल है और स्क्वेमस सेल है। तो सर ये जो लंग कैंसर है इसका इलाज क्या है, इसके बचाव से क्या? पहले अक्षता जी हम डायग्नोसिस बनाएंगे। अच्छा, तो लक्षण तो मैंने बता दिए कि किसी को भी बहुत दिनों से, अक्सर 30-40 साल से ज़्यादा उम्र हो, जिसने बहुत लंबे समय तक बीड़ी सिगरेट पिया हो, या कोई महिला है जिसने लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया हो, या कोई ऐसा काम करने वाला व्यक्ति है जिसने बहुत लंबे समय तक ऐसे वातावरण में काम कर दिया हो जहां पर धूल धुआं या गर्दा ज्यादा रहता है। या और भी एक अध्ययन हुए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आप किसान हैं और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, पेस्टिसाइड से आपका एक्सपोजर है तो भी है। ऐसे लोग जो सिलिका इंडस्ट्री से एक्सपोज हैं, जो सीमेंट फैक्ट्री में या खनन में काम करते हैं, तो उनको भी फेफड़े का कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहते हैं। ऐसी जगह जहां पर चिमनी से धुआं उड़ता है, जो ईंट भट्टे या ऐसी छोटी छोटी भट्टियां में काम करते हैं, उनको भी इसका खतरा ज़्यादा रहता है। उनको अगर 30-40 साल की उम्र के बाद उनको भूख कम लगने लगती है, उनका वजन कम होने लगता है, उनको खांसी बहुत लंबे समय तक रहती है और खांसी में खून आ सकता है, इसके साथ साथ सीने में दर्द है वो हो सकता है, फेफड़े में पानी भर सकता है, सांस फूल सकती है। तो ये सब लक्षण होते हैं। तो हम पहला एक्सरे सबको कहते हैं कि भाई अगर ऐसा है। अच्छा, इसके कुछ लक्षण टीबी से बहुत मिलते जुलते हैं। तो कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये टीबी है या फेफड़े का कैंसर है।
तो टीबी में भी कहा जाता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो चेस्ट का एक्सरे कराओ और बलगम की जांच कराओ। तो वास्तव में किसी को भी अगर लंबे समय तक खांसी आ रही है, मैं तो सलाह दूंगा कि एक सीने का एक्सरे और बलगम में टीबी की जांच, और बलगम में ही फेफड़े के कैंसर की भी जांच हो जाती है। तो ये सब जांच करा लेनी चाहिए। एक्सरे के बाद जो हमारी अगली जांच है, वो अगर फेफड़े में पानी भरा हुआ है तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पानी निकाल के फिर पानी में कैंसर की जांच की जाती है। उसके बाद अगली जांच जो है सीटी स्कैन होता है, सीटी थोरेक्स का यानी चेस्ट का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में अगर कोई ट्यूमर है तो या कोई और नोड्यूल्स हैं तो उनकी बायोप्सी हम ले सकते हैं, सीटी गाइडेड बायोप्सी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और जांच होती है जिसको ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। तो उसमें हम नाक या मुंह से एक छोटी कैमरा युक्त सांस की नली डालते हैं जिसमें आगे लेंस लगा होता है, और हम सांस की नली के थ्रू उस कैंसर के मुहाने तक जाते हैं और वहाँ पर बायोप्सी ले लेते हैं। अगर फेफड़ा में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बार बार पानी भर रहा है, लाल रंग का पानी निकल रहा है, तो एक जांच थोरेकोस्कोपी होती है, उसके साथ भी हम जांच कर सकते हैं। अगर फेफड़े के आसपास मीडियास्टम जिसको हम बोलते हैं उसमें गांठें हो गई हैं तो उन गांठों के लिए बायोप्सी करने के लिए, उनसे सैंपल लेने के लिए एक और जांच होती है जिसको एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग है, इसमें ऐसी कोई जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है जो कि लंग कैंसर के लिए जरूरत होती हो हमारे यहां ना उपलब्ध हो। अर्थात लंग कैंसर की डायग्नोसिस के लिए दुनिया में जितनी डायग्नोसिस करने की फैसिलिटीज हैं वो हमारे यहाँ सब मौजूद हैं, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो, थोरेकोस्कोपी हो, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड हो, क्रायोबायोप्सी हो, सीटी गाइडेड बायोप्सी हो, कोई भी जांच हो। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर होते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, वो हमारे पैथोलॉजी विभाग करता है। तो हम हुए पैथोलॉजी विभाग हुए, ये सब मिलजुल कर पूरी जांच करते हैं और कैंसर की डायग्नोसिस को बना लेते हैं। अब प्रश्न अक्षता जी आपका आता है कि भाई इलाज कैसे करें। तो पहली बात तो निराश होने की जरूरत नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा आप एडवोकेसी करें, अवेयरनेस करें, जिसके कारण लोग जल्दी अर्ली स्टेज पे आए। सब कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, चाहे भी कैंसर हो। अक्षता जी आप सब जानते हैं, रेडियो गूंज के हमारे सब टीम वाले जानते हैं कि हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली 2 या थोड़ा बहुत तीसरी स्टेज में हम सर्जरी कर सकते हैं, इसको हम अर्ली डायग्नोसिस बोलते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में हमारा लंग कैंसर का मरीज आ जाएगा तो हमारे यहाँ लंग सर्जन भी मौजूद हैं, पल्मोनरी सर्जरी यूनिट है सर्जरी विभाग में, हमारे यहाँ कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, हमारे यहाँ थोरेसिक सर्जन है। तो 3 विभाग हैं इसके लिए जो हमारी इसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो हमारे पास सर्जरी की भी सुविधा है। और इसके अलावा फिर हम सिकाई करते हैं तो हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जिसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हमारे यहाँ सर्जरी के लिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग भी है। 4 विभाग ऐसे हैं जो लंग की सर्जरी करते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, थोरेसिक सर्जरी है, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी है और पल्मोनरी सर्जरी है। ये चारों विभाग हमारी सर्जरी कर सकते हैं। रेडिएशन के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी जो सिकाई बोला जाता है आम भाषा में, उसके लिए है। कीमोथेरेपी हम खुद लगाते हैं। लंग कैंसर की कीमोथेरेपी आप सोचिए, लगाने वाले हम देश दुनिया के बहुत ही पायनियर इंस्टीट्यूट हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने एमडी ज्वाइन की थी इस डिपार्टमेंट में 1990 में, टू बी वेरी प्रिसाइज इन अक्टूबर 1989 में, और तभी से इस विभाग में लंग कैंसर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की सुविधा मौजूद है। तो बहुत साल हो गए, 30 साल से ऊपर हो गए, 32-33 साल से ऊपर हो गए, तो बहुत पुराना है। कई आपके रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट या फेफड़े के विभाग हैं देश दुनिया में, वो यूजुअली कहते हैं लंग कैंसर है तो भाई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विभाग में जाइए। तो कई जगह मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं होता है, तो इसलिए हमारे विभाग में आने से 2 फायदे हैं। एक, मान लीजिए 2 हफ्ते से खांसी है, आपको डाउट हो रहा है कि ये टीबी है कि कैंसर है, तो हम टीबी का भी निदान करते हैं। और जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है उसमें हमारा विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत में जो 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टीबी के हैं उसमें से एक हमारा रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग KGMU भी है। और हमारी एक सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लंग कैंसर, मैं उसकी कार्य समिति का सदस्य हूं। और ये सोसाइटी भी फेफड़े के कैंसर के बारे में अवेयरनेस करती है, कॉन्फ्रेंस करती है, और इस लंग कैंसर के बारे में जो नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं उनको हम पालन करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं। तो मैं आपके श्रोताओं को बता दूं कि हमारे यहाँ चाहे टीबी हो चाहे फेफड़े का कैंसर हो, क्योंकि लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं और खतरे भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे धुआं हो, धूल हो, धूम्रपान हो, यही सब कारक टीबी के भी हैं और यही सब कारक फेफड़े के कैंसर के भी हैं। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों की निदान, दोनों की जांच, दोनों की डायग्नोसिस हमारे विभाग में हो जाएगी। ऐसे इसलिए आपके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति है
जिसको आपको लगता है कि या तो इसको टीबी है या इसको फेफड़े का कैंसर है, तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, किसी भी वर्किंग डे पर आप सोमवार से शनिवार भेज सकते हैं और उसकी जांच होगी। और अगर वो टीबी है उसको, तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, जैसे मैंने बताया, जांच फ्री, इलाज फ्री, साथ में 1,000 रुपया फ्री उसके बैंक अकाउंट में ये दिया जाता है। फेफड़े के कैंसर में भी हम बहुत सारी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। जांच में भी छोटा मोटा खर्चा आता है। और हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास कई संस्थाएं हैं, जैसे हरिओम सेवा केंद्र है, जैसे धनवंतरी सेवा न्यास है, रोटरी क्लब है। हमारे पास बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जिनका सपोर्ट भी हम ऐसे पुअर पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान भारत है, या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, या लो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड है, या और एक हम बनाते हैं पिंक कैंसर कार्ड। वो बहुत सी सुविधाएं हैं जिसमें हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है फेफड़े के कैंसर के मरीज को इलाज करने के लिए। तो आप निराश ना हो, अगर आप आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है तो भी हमारा विभाग, हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी आपको सपोर्ट सिस्टम प्रदान करने की कोशिश करेगा। सर, लंग कैंसर के बचाव क्या क्या हैं? जी, अगर हम देखिए, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचाव। तो आपके श्रोताओं के लिए मैं बता देता हूं कि पहली बात, धूम्रपान ना करें और धूम्रपान करने के बगल में ना बैठें। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, हुक्का हो, कुछ भी हो, तो 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है और 70% धुआं आपके फेफड़े में, अगर आप बगल में बैठे हैं तो आपके फेफड़े में जाने वाला है, अड़ोसियों पड़ोसियों के। नंबर दूसरी बात, आप किसी तरह का नशा ना करें। नंबर तीसरी बात, वायु प्रदूषण जहां है वहां मास्क लगा के जाएं, और आने के बाद शाम को वायु प्रदूषण की जगह पे आप होके आए तो शाम को भाप लें। और अगली बात यह है कि अगर कोई महिला अभी भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं तो कृपया प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है उसका फायदा उठाएं, एलपीजी गैस कनेक्शन लें और उससे खाना बनाएं, ना कि लकड़ी के चूल्हे पे बनाएं या अंगीठी बुरादा की उस पर अंगीठी पे बनाएं। जो लोग अभी भी छोटी छोटी भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले की भट्टी, लकड़ी की, और उनसे भी मेरा निवेदन है, छोटे छोटे होते हैं, चाय समोसा तलते हैं उस पर, कृपया ऐसा इस्तेमाल ना करें। जो किसी भी तरह के ऐसे व्यवसाय हैं जहां धूल धुआं करता होता है, तो वो साल में एक बार चेकअप अपना जरूर कराएं। और किसी को भी ऐसे लक्षण जो मैंने बताए लंग कैंसर के संबंधित हो सकते हैं, तो उनका चेकअप, उनको जरूर अपना चेकअप कराना चाहिए। और इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण से मैंने जैसे कहा बचना चाहिए। हरी सब्जियां और फल, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कैंसर से लड़ाई में बहुत आगे रहते हैं। खासतौर पर मैं बता दूं, रंग बिरंगे जो सब्जियां हैं वो भी बहुत खानी चाहिए, जैसे गाजर और टमाटर। टमाटर के खास तौर पर लाइकोपीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, कैंसर के लड़ने में बहुत कारगर होता है। और जितना आप ये मैदे की चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, आप जो हैं वो जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खाते हैं, तो इनसे कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। एक और मैं क्लियर कर दूं, इसलिए नहीं कि मैं वेजिटेरियन हूं और मैं वेजिटेरियन डाइट के लिए बायस्ड हूं, मैं आपको बता दूं, स्टडी है, मेरा खुद का एक आर्टिकल है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, सर्च करिएगा, डॉक्टर सूर्यकांत का एक लेख है, आर्टिकल है, डाइट एंड कैंसर। तो उसमें हमने प्रिवेंटिव डाइट दी है, हमने कैंसर, ऐसी डाइट जो कैंसर को बढ़ावा देती है, उसका पूरा लिस्ट दी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है वो कैंसर को ज़्यादा बढ़ावा देती है, वेजिटेरियन डाइट कैंसर को प्रोटेक्शन देती है। और तनाव नहीं लेना चाहिए, नींद अच्छी लेना चाहिए और योगा प्राणायाम करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। जो मोटे लोग हैं उनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है, बाद में हालांकि वेट लॉस होने लगता है। जो निष्क्रिय हैं, एक्टिव कम रहते हैं, उनको भी कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को अपना, और एक फैमिली हिस्ट्री जरूर है कि जेनेटिक भी होता है थोड़ा सा, तो जिनके घर में अगर कोई परिवार में पहले से कोई कैंसर का मरीज है, किसी भी कैंसर का, तो उनको भी लंग कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये सब बचाव अपनाएं। और हाँ, मैंने कहा कि अगर जो श्रोता हमारी बात सुन रहे हैं तो 2 तरह के हमारे मित्र बन जाइए, बल्कि 2-3 तरह के मित्र बन जाइए। मैं कहूँगा कि अगर किसी को टीबी लग रही है तो आप निक्षय मित्र बन जाइए, नी माने नहीं, क्षय माने टीबी, यानी उसके मित्र बन जाइए, उसको लाइए, डायग्नोस कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, महीने में एक बार उससे मिलिए, कुछ पोषण पोटली दीजिए, क्योंकि कुपोषण से ज़्यादा टीबी होती है। और दूसरा, आप वायु मित्र बन जाइए। वायु मित्र एक अभियान मैंने चला रखा है शुद्ध वायु के लिए, क्लीन एयर के लिए। तो आप अपनी तरफ से रोज सोचिए कि मेरे कारण तो वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है, और हो रहा है ना। अगर आप स्मोकर हैं तो आप रोज वायु प्रदूषण कर रहे हैं। आप वायु प्रदूषण नहीं, पैसिव स्मोकिंग दूसरों को कर रहे हैं। आप अपने घर के अंदर सिगरेट पी रहे हैं तो अपने पत्नी, परिवार और सब बच्चों सबको आप जो है बीमारी को, जानलेवा बीमारियों का निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपके घर में कोई अभी भी लकड़ी के चूल्हे से खाना बना रहा है तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसको रिप्लेस करें एलपीजी गैस से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए
तो निक्षय मित्र बनिए टीबी को मुक्त करने के लिए भारत को, और वायु मित्र बनिए वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में। वायु प्रदूषण कम कर लेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में वायु प्रदूषण जनित जो बीमारियां हैं उनके कारण एक वर्ष में लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें वायु मित्र भी बनना है। ये मेरा अभियान है। हम लोग की एक संस्था है डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर, उसके तहत हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। आप सभी इससे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने जाना कि फेफड़े का कैंसर क्या होता है और सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी। और ऐसी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप हमारा रेडियो चैनल देखते रहिए, रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।